कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की लेक्चर में हम लोग जनन के बारे में देखेंगे और लैंगिक जनन के बारे में। इससे पहले हमने लैंगिक जनन के बारे में देखा था, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और लैंगिक जनन, जिस जनन में नर और मादा दोनों भाग लेकर नए संतान की उत्पत्ति करता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में नर युग्मक छोटा होता है और मादा युग्मक बड़ा होता है। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु बोला जाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन के बाद युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। यही युग्मनज या जायगोट विकसित होकर और विकसित और विभाजित होकर नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। सभी उच्च कोशिकीय पादप और जंतु में लैंगिक जनन होता है। मनुष्य भी एक उच्च कोशिकीय है। अब यहाँ पे एक लिंगी और उभयलिंगी के बारे में हम देखेंगे कि एक लिंगी क्या होता है। जब एक ही जीव के शरीर पर नर और मादा अलग अलग जीव के शरीर पर लगे होते हैं तो उसे एक लिंगी बोलते हैं। अर्थात एक जीव के शरीर पर एक ही लिंग, नर का अलग शरीर पे मादा का अलग शरीर पे होता है तो उसे हम एक लिंगी जीव कहते हैं। और उभयलिंगी कहते हैं जब नर और मादा दोनों एक ही शरीर पर स्थित हो, जैसे कि हाइड्रा, केचुआ वगैरह में क्या होता है, तो इसमें जो है एक ही शरीर पर नर और मादा वाला पार्ट लगे होते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो युग्मनज बनने से पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्र आधी हो जाते हैं तथा ये जब युग्मनज बन के तैयार हो जाता है तो उसके बाद पुनः जो नया शरीर प्राप्त होता है उसमें जो है गुणसूत्र की संख्या स्थिर हो जाते हैं, अर्थात 46 ही रहते हैं। डीएनए की प्रतिकृति से विभिन्नता होती है। लैंगिक जनन में दो विभिन्न प्रकार के जीव से डीएनए प्राप्त करके धीरे धीरे नए जीव उत्पन्न होता है, जिससे नई उत्पन्न शरीर में बहुत सारी विविधताएँ होती है। अब अलैंगिक जनन वाले लेक्चर में हमने बताया था कि अलैंगिक जनन से जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उसमें अपने जनक के समान ही सारे के सारे गुण मिलते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि यहाँ पे नर का अलग और मादा का अलग पार्ट मिलकर एक नए जीव का शरीर में निर्माण होता है। तो इसका प्रतिकृति जब दोनों मिलता है तो इस जीव में जो है एक तीसरे प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर और मादा से जब मिलते हैं तो यहाँ पे अलग जीव जो है बनता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन किस प्रकार से होते हैं। तो पौधा का जो है सो आप फूल या पुष्प आप जो देख रहे होंगे वही जो है जनन का अंग होता है, वही जनन अंग होता है। फूल जो है डंठल से जुड़ा, तने द्वारा जुड़ा, तो इसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब यहाँ पे बाह्य दलपुंज और दलपुंज पुष्प का सहायक भाग है। पुमंग और जायांग यहाँ के इसका जो है लिंग कोशिका है। पुमंग नर भाग होता है, जायांग मादा भाग होता है। मादा भाग अर्थात जायांग लंबी लंबी रचनाएं होती है। पुंकेसर पुरुष भाग होता है, ठीक है, जिसका तंतु है लचीला और लंबा होता है। और परागकोश क्या होता है, परागकोश तंतु के अग्रभाग में स्थित होता है। ये रंग बिरंगे होते हैं, जब इसका अपने उंगली पे मसलेंगे तो यहाँ पे आपके हाथ पे रंगीन कुछ चिपक जाएंगे। यहाँ पे परागकण परागकोश से निकलता है और वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। जायांग के 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पुष्प का पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें ये उभयलिंगी है क्योंकि एक ही फूल पर नर और मादा दोनों का पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला पार्ट हो गया वर्तिका, और ये जो यहाँ पे जो है ये वाले जितने भी पार्ट है ये सारे के सारे पार्ट क्या है, ये वर्तिका है, ठीक है। और जब इसी वर्तिका से परागकण निकल के इसमें पहुँचता है तो उस प्रकार से परागन होता है। और यहाँ वाला ये हो गया, ये वाला जो पार्ट ये अंडाशय वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। इस फूल में भी आप एक अच्छा से आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्तिका, ये जो तलवार जैसी रचनाएं हैं, ये सांप जैसी रचना, ये क्या है, ये वर्तिका कहलाती है। इसके ऊपर में वर्तिकाग्र है और इससे जो निकल कर फिर परागन नीचे आता है तो उसको हम लोग परागन की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडाशय ये आधार वाला भाग होता है जो पुष्पासन से जुड़ा होता है। देखिए ये जो आधार वाला भाग है यही क्या है, अंडाशय है जो पुष्पासन से जुड़ा होता है, जिसमें एक पतली जैसी रचना होती है, पतली लंबी जैसी रचना होती है, जिसको जो है क्या बोलते हैं, वर्तिका कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे वही तलवार जैसी पतली और लंबी रचना, यही क्या है, वर्तिका है। और इसके ऊपर टोपी जैसी रचना जैसे ये निकल गया और यहाँ पे जो टोपी जैसी रचना है उसको हम लोग वर्तिकाग्र बोला जाता है। और परागकण के पराग कोश से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागन कहलाता है। परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। जब एक ही पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे स्वपरागन बोला जाता है। परपरागन जब एक ही पुष्प का
परागन दूसरे पौधा के पुष्प तक पहुंचता है तो उसे परपरागन कहा जाता है। स्वपरागन एक लिंगी और उभयलिंगी में दोनों में अर्थात सूरजमुखी जैसे पौधों में होता है। परपरागन बाहरी कीट, जैसे कि यहाँ पे एक पुष्प है, इस पुष्प का रस चूसने के लिए कोई छोटा कीट या जीव उस पर बैठता है, फिर वही जीव दूसरे पौधा पर भी बैठता है, तो उस प्रकार से परागन होता है, उसे परपरागन कहते हैं। कीट, पक्षी, मनुष्य, चमगादड़, जल के द्वारा जो है ये परपरागन होता है। निषेचन, परागन के वर्तिकाग्र तक पहुँचने के बाद निषेचन होता है। जब परागन वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, यहाँ पर पराग नलिका से नर युग्मक निकट बीजांड तक जाता है, और जहाँ विकसित होकर धीरे धीरे भ्रूण के रूप में होकर नए पौधा का निर्माण ले लेता है। इसी प्रकार जो है पुष्प में निषेचन की क्रियाएं चलती रहती है। अब हम मनुष्य के बारे में देखेंगे कि मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य जो है 12 वर्ष तक उसके सभी अंग परिपक्व होने लगते हैं तथा नर जनन अंग में 2 वृषण, मूत्रमार्ग और एक शिशन होता है। और वृषण नर युग्म जिसमें शुक्राणु बनता है, मादा जिसमें अंडाशय जिसमें गर्भाशय बनता है। युग्मक जब निषेचन कब होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के बाद। शुक्राणु 12 घंटे तक निषेचन तक जिंदा रहता है, अंडाणु 36 घंटे के निषेचन तक जिंदा रहता है, इसके बाद वो मर जाता है। तो अब हम एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आपको जो है सो सारी चीज़ों के बारे में हम फिर से बताएंगे और उसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये था हम लोग का मादा जनन के बारे में।